गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। फिजिक्स वाला के इस बेहद प्यारे से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग वंश, सुमित, मनीषा, महक, मनीषा, श्रेया, अरे नंदनी, अरे लाइन लग गई भाई। यहाँ पे स्वीटी है, वंश है, रोहित है, चारू, अंजलि पांडे, जितेश, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम जबरदस्त। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी की पढ़ाई एकदम बिंदास चल रही होगी। हम लोग अपने सिलेबस के आखिरी पड़ाव पर हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था कल, और आज हम लोग उसके लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ चुके हैं। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। महिमा बेटा, आपकी महिमा तो पूरी दुनिया गा रही है ना। नाम लेने ना लेने से क्या ही फर्क पड़ता है। आपका नाम तो अपनी जीवन में सब बार बार लेते रहे। सब प्रभु की महिमा है, सब प्रभु की महिमा है। तो आपका नाम तो वैसे ही इतना अच्छा है भाई। इस चैप्टर में मुझे लगता है एक लेक्चर मैक्सिमम और होगा, या कंप्लीट हो गया तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। तो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बात करनी है, फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी पढ़ेंगे, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है, और फिर डुअल नेचर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रोगली वेवलेंथ भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आज की क्लास एकदम बिंदास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिछली क्लास के बारे में मैं कुछ याद दिला दूं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था, क्या पढ़ाया था। मैंने आपसे ये कहा था कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, जैसे अल्कली मेटल्स थे तो वो हाईली फोटो सेंसिटिव थे। कुछ ऐसे मेटल सरफेस होते हैं जो बहुत ज्यादा लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। इन मेटल सरफेस पर अगर हम लोग सनलाइट इंसिडेंट कराएंगे, मतलब अगर इनके ऊपर सनलाइट गिराई जाएगी, तो इनके अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल सकते हैं। इसी फेनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन कहा जाता है। फोटो का मतलब है सनलाइट, और सनलाइट में बेटा पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम फोटोन है। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, लाइट का जो क्वांटम नेचर है, ये जो एच न्यू होता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्वांटम ऑफ लाइट। क्वांटम ऑफ लाइट का मतलब फोटोन भी होता है। तो हर एक फोटोन को एनर्जी पैकेट कहा जाता है, क्योंकि हर एक फोटोन की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी है। दैट एनर्जी इज एच न्यू, जहां पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और ये जो न्यू है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। राइट। अब ये जो फोटोन आएगा, हर फोटोन के पास अपनी एनर्जी होगी, और अगर 3 फोटोन आ रहा है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी सारी एनर्जी उनको एक एक को अपना दे देगा। ठीक है, यानी एक फोटोन अपनी सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देता है। इस बात को ध्यान रखना, सारी एनर्जी इसको दे देगा। अब इस एनर्जी से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाया तो निकल जाएगा, अदरवाइज नहीं निकल पाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल पढ़ाया था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन के कॉन्सेप्ट में मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको यह सिखाया था, वर्क फंक्शन का मतलब था मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को वर्क फंक्शन कहा जाता है। और हर अलग अलग मेटल का जो वर्क फंक्शन है बेटा वो अलग अलग होता है। वर्क फंक्शन को हम W से भी डिनोट कर सकते हैं, वर्क फंक्शन को फाई नॉट से भी कुछ बुक्स में डिनोट किया जाता है, और वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन क्या है? दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द emission of the electron from metal surface, राइट। इसमें ये जो न्यू नॉट है, इस न्यू नॉट को हम लोग नाम देते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? बेटा ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसके नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, और इस आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी अगर इस फ्रीक्वेंसी से ऊपर है तभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। यानी कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है
है ना। यानी इंसिडेंट फोटोन की अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा है तो यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा। ठीक है, ये प्रोसेस यहां पर सक्सेसफुली डन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम है तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एक भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला बेटा नहीं है। तो ये हमारा थ्योरी का दूसरा पॉइंट है जो हम लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद के 2 पॉइंट्स मैंने आप लोग को और सिखाए थे, ठीक है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, पहले इतने पॉइंट्स के बेसिस पर बात करते हैं। भैया फोटॉन्स आ रहे हैं, हर एक फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है। वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है या उसके बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वरना इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। हमारा एम है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना और एक दूसरी प्लेट तक पहुंचाना, और इस दूसरी प्लेट का नाम रखा गया, इट इज एनोड प्लेट। दूसरी प्लेट को एनोड नाम दिया गया और इसको कैथोड नाम दिया गया। कैथोड निगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। कुछ इस तरीके से यहां पर एक सेल जोड़ दिया। सेल ने क्या किया, सेल ने इस प्रोसेस का सपोर्ट किया है। क्यों सपोर्ट किया? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, अगर मैं यहां पर ढेर सारा पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दूंगा तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल बेटा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो निकले हुए इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा ये एनोड। और यहां पर हमने जो निगेटिव क्रिएट किया है वो निगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो वो भी थोड़ा सा फोर्स करेगा कि जाओ यार, जाओ जाओ, चले जाओ, जाओ चले जाओ। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन को हमें इस एनोड वाली प्लेट तक लेकर के आना है। इसी प्रोसेस का नाम फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन मैंने आप लोगों को समझाया था, राइट। अब यहां पर बेटा हम लोगों ने 2 चीजों की बात किया था। सबसे पहला था इंटेंसिटी ऑफ लाइट। सबसे पहली चीज है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो मैं आपको बता दूं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब सीधे सीधे होता है नंबर ऑफ फोटॉन से। जितने ज्यादा फोटॉन्स होंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी बेटा उतनी ही ज्यादा होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। कभी भी बोले इंटेंसिटी बढ़ा दिया मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को बढ़ा दिया। दूसरी चीज है सर, फ्रीक्वेंसी भी आपने समझाई थी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब यह है कि हमने न्यू बढ़ा दिया। न्यू है ना, ये वाला जो न्यू था फ्रीक्वेंसी था फोटोन का, वो हमने बढ़ा दिया। इसका मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ गई। तो फ्रीक्वेंसी का लेना देना फोटॉन्स की एनर्जी से होता है, जबकि इंटेंसिटी का लेना देना नंबर ऑफ फोटॉन्स से होता है। और इन दोनों का आपस में भैया कोई लेना देना यहां पर नहीं है। क्लियर? आई होप ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद आ गए होंगे। मैंने आपको ये दोनों पॉइंट्स खूब डिटेल में बताए हैं, ठीक। अब यहां पर देखो क्या हो रहा था, ये हमारा एक हमने सेल जोड़ रखा है, इसके पोटेंशियल को ही एनोड पोटेंशियल कहा जाता है। जैसे जैसे इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता जाएगा, यानी करंट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो अगर यहां पर हम लोग ग्राफ बना रहे थे 2 चीजों के बीच का, सबसे पहला बेटा मैंने ग्राफ तुमको सिखाया था इंटेंसिटी और करंट के बीच का। सबसे पहला ग्राफ था इंटेंसिटी और करंट के बीच का। वो भी कौन सा करंट है? फोटो करंट है, यानी कि लाइट की वजह से जो करंट आ रहा है, फोटो जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की वजह से जो करंट आ रही है, उस करंट की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों को ग्राफ बताया था कि दिस ग्राफ वाज अ वेरी सिंपल स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इससे ये पता चल रहा है जैसे जैसे मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर अभी 10 फोटॉन्स आ रहे थे तो 10 में से केवल 2 ही फोटॉन्स ऐसे थे जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा थी, वही इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाए थे। तो 2 ही इफेक्टिव थे। 8 फोटॉन तो बस एब्जॉर्ब हो गए, बात खत्म हो गई, उनका कुछ खास काम नहीं है, ठीक। तो 10 जब फोटॉन आ रहे थे तब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे। अब मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, इस बार 100 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 20 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। 1000 फोटॉन्स आएंगे तो 200 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता जा रहा है अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी को बढ़ाने से हमेशा करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आप अपने दिमाग में ऐसे रख सकते हो कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जब जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे हमेशा वहां पर करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। फिर दूसरा मैंने एक ग्राफ तुम लोग को और सिखाया था, दैट वाज अ वेरी
सिंपल ग्राफ बिटवीन एनोड पोटेंशियल, यहां पर बेटा एनोड पोटेंशियल था, एनोड पोटेंशियल, और दूसरा मैंने आपको वाई एक्सिस पर फिर से वही लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी इसको मैं फोटो करंट लिख सकता हूं। और ये वाला जो ग्राफ था, दिस ग्राफ वाज समथिंग लाइक दिस, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ था। ये ग्राफ किसी एक निगेटिव पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा था, और इस निगेटिव पोटेंशियल को -V0 हम कह सकते हैं, जिसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल नाम दे सकते हैं। यानी कि ये उस एनोड प्लेट का, ये एनोड प्लेट है, इस एनोड प्लेट का वो मैक्सिमम निगेटिव पोटेंशियल जब करंट की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ ना आए, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का नाम था स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वो निगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लेट है जब करंट की वैल्यू 0 हो जाए, राइट। ये मैंने सिखाया था आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ही दूसरा एक नाम और था, जिसको हमने कट ऑफ पोटेंशियल भी लिखा था। वो एक ही बात है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग करंट की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पर पहुंच गया है। बाकी यहां पर देखो, एक सर्टेन एनोड पोटेंशियल जब बढ़ाते जाओगे तो करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, एक सर्टेन लिमिट के बाद बेटा करंट कांस्टेंट हो जाता है। उस कांस्टेंट करंट का नाम होता है सैचुरेशन करंट। दैट कांस्टेंट करंट इज नोन एज सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट मतलब अब ये वो मैक्सिमम लेवल आ चुका है कि भाई अब तुम एनोड पोटेंशियल बढ़ाते भी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा नहीं निकलेंगे, क्योंकि अगर 100 फोटॉन्स आ रहे थे तो 20 इलेक्ट्रॉन निकलने थे। अब तुम प्लेट का पोटेंशियल अगर बढ़ाते जाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा। लेकिन जब 20 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो अब खेल खत्म है, यानी कि अब करंट जो है वहां पर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ था। अब अगर सर यहाँ पे मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं सर, तो क्या होगा बेटा? अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ये ग्राफ जो है हमारा थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इंटेंसिटी घटाओगे तो ग्राफ हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने 3 ग्राफ कल भी बनाए थे, आज भी मैं 3 ग्राफ तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, I1 इंटेंसिटी पर, I2 पर और I3 पर। यानी जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं, I3 इंटेंसिटी बढ़ी है, फिर I2 है, फिर I1 है, जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर है? जरा सोचो, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस मैक्सिमम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन, जरा इमेजिन करना, इस नेगेटिव पोटेंशियल पर एक भी इलेक्ट्रॉन उधर से इधर नहीं आ रहा है, यानी कि इस नेगेटिव पोटेंशियल ने इतनी एनर्जी डेवलप किया होगा जो वहां से निकलने वाले सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकलने वाला जो हाईली मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी थी, दैट इज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। यानी कि इसको मैं के मैक्स भी लिख सकता हूं, दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ईवी नॉट के बराबर होती है बेटा। ईवी नॉट क्या है? जिसमें V हमारा V नॉट क्या होता है? दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल लो तो वही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि इमेजिन करो, अगर यहां से निकलने वाला जो सबसे ज्यादा एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मान लो उसके पास एनर्जी है, तो तुमको भी यहां पे -50 वोल्ट करना पड़ेगा। 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी और यहां से 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिपल्शन वाली एनर्जी, दोनों एनर्जी न्यूट्रलाइज कर देगी एक दूसरे को, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर नहीं आ पाएगा। दिस वाज ऑल गेम ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक ग्राफ तुमको और सिखाया था, दैट वाज अ ग्राफ, सेम ग्राफ है ना। ये ग्राफ किसका था? एनोड पोटेंशियल और करंट के बीच का बिल्कुल सेम ग्राफ था, कुछ इसी तरीके का ग्राफ था। वही सैचुरेशन करंट बेटा यहां पर भी था, वही स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां पर भी था। अब मैटर ये था कि सर अगर मैं इस बार फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊं सर तो क्या होगा? बेटा आने वाले फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे तो उनकी एनर्जी बढ़ रही होगी। हर एक की एनर्जी अगर बढ़ जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो मेरे को ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ज्यादा निगेटिव बेटा करना पड़ेगा, राइट। तो ये मैं ग्राफ को अगर मैं इधर की तरफ थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो कुछ इस तरीके से ये ग्राफ जो है लेफ्ट में शिफ्ट होता रहेगा, लेकिन सैचुरेशन करंट की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सैचुरेशन करंट जो था वही करंट रहेगा। तो देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव हुआ V02, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव हुआ, इट इज V03।
ये मैंने 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर ग्राफ बनाया है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी न्यू 1, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 2, यहाँ फ्रीक्वेंसी न्यू 3। जैसे जैसे बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते गए हैं, देखो फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे बढ़ाते गए हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती गई है। क्योंकि अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, और आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बेटा बढ़ जाएगी। यहां तक की बात मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाई थी, और एक मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी इसमें बता दिया था, जो कि आइंस्टाइन साहब ने अपनी थ्योरी में एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए उनको अवार्ड भी मिला था। और वो सिंपल ये था कि आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में यूज होती है और वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी में जाती है। यानी कि आने वाले फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो दो ही चीजों में यूज होगी। सबसे पहला यूज उसका था वर्क फंक्शन, दूसरा यूज था उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर आने वाले फोटॉन की एनर्जी है मान लो 100 जूल के बराबर, 40 जूल निकलने में चला गया तो 60 जूल उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बन गई, राइट। तो ये वही एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक्सप्रेशन है। तो आने वाले फोटॉन्स की एनर्जी एच न्यू हो गई है, वर्क फंक्शन को एच न्यू नॉट लिखा जा सकता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को तुम्हारा मन है तो ई बी नॉट लिखो, तुम्हारा मन है हाफ एम वी स्क्वायर लिखो। दोनों ही सही है बेटा, दोनों का यूज है, ठीक है, दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अलग चीज नहीं है। क्लियर। अब आप सभी को जल्दी से एक बार मेरे को बताना है, क्या इतनी बात एकदम बिंदास आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से एक बार हार्ट स्पैम हो जाए या आग लगा दो चैट बॉक्स में, जल्दी से भाई बता दो सब लोग। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, क्या आपको मेरी अभी तक की बात पूरी समझ में आ गई है? सर न्यूमेरिकल कौन सी बुक से लगाएं? वैशाली बेटा बड़ा जल्दी पूछ लिया आपने, अब तो पूरा साल खत्म होने आ रहा है, अभी तक तुम्हारी बुकें नहीं फाइनल हुई है, कैसे करोगी भाई? है एकदम लास्ट मोमेंट है बेटा। अब किसी भी एक रेफरेंस बुक से लगाओ, ऐसा लरोरा के सारे लगा लो, तुम मॉडर्न एबीसी के सारे क्वेश्चंस लगा लो, नहीं तो अब क्योंकि अब बहुत समय नहीं है तो अब आप पीवाईक्यू की बुक ले आओ, उस पीवाईक्यूज को सॉल्व करना शुरू करो, राइट। या चैप्टर वाइज कोई सैंपल पेपर, लेकिन चैप्टर वाइज तो होगा ही नहीं, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू मिल जाएंगे, उसको लेकर के सॉल्व करो, राइट। गुड इवनिंग सर, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल का पॉइंट सेम ही रहता है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इंटेंसिटी इज इंक्रीज है? इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाई व्हेन इंटेंसिटी इज इंक्रीज। ओके, देखो बेटा, अगर मैं यहां पर इंटेंसिटी को बढ़ा भी दूंगा तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारा चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटेंसिटी को बढ़ाने से सिर्फ आने वाले फोटॉन्स की संख्या बढ़ती है, उनकी एनर्जी नहीं बढ़ती है, राइट। अगर मैक्सिमम मतलब हाईली एनर्जेटिक, जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, अगर वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था तो अभी भी वो 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही है। बात समझ में आ रही है? इसलिए वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है इन दिस सिचुएशन। सर कैन वी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता? हाँ, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का है। सर फिजिक्स के लिए रिवीजन करना कैसे है? देखो यार, हर एक चीज तुम लोग बहुत छोटी छोटी चीज पूछते हो, क्लास 12th में आप लोग हो, सर रिवीजन कैसे करना है? भाई ये भी कोई पूछने वाली बात है? सर लड़की कैसे पटानी है? भाई वो तो तुमने नहीं पूछा कभी, वो तो आप अपने लिए खुद करने चले जाते हो, और जब रिवीजन की बात आती है तो आप मास्टर से पूछते हो सर कैसे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जिस चीज को आप दिल से चाहते हो ना, उसके बारे में छोटी मोटी ये डिसीजन आप खुद ले सकते हो। अब मैं कहने को तो मैं आइडियल चीज बता भी दूंगा, लेकिन क्या आप हर वो आइडियल चीज करते हो? नहीं करते हो, राइट। तो आपको अपने हिसाब से ये चीज डिसाइड करनी है, आपको ये चीज अपने हिसाब से डिसाइड करना है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से, आपने कितना पढ़ रखा है उसके हिसाब से ये प्लान बनता है। जैसे हर एक बच्चे में कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं, हर एक बच्चे में कुछ निगेटिव चीजें होती हैं, राइट। अब मैं हर एक बच्चे से कह दूं नहीं नहीं तुमको जो है आईआईटीएन बनना है, तुम आईआईटी में जाओ ही जाओ, गलत है। हर बच्चे के लिए एक स्ट्रेटजी कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हर बच्चे के उठने का टाइम अलग है, हर बच्चे के सोने का टाइम अलग है, सबके खाने के तरीके अलग हैं, कोई मोमोज खा के जिंदा है, कोई रोटी खा के जिंदा है, डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, वो ये है कि जो मैंने पढ़ाया है वो सब तुम्हें एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी लाने की खूब कोशिश करो। चैप्टर का जैसे आपने मेरे लेक्चर्स देख लिए, या चैप्टर का कोई वन शॉट आपने अच्छे से देख लिया है, कोई रिवीजन आपने अच्छे से देख लिया है, कॉन्सेप्ट्स एकदम चकाचक क्लियर हो गए हैं, सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर चले आओ। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व होंगे, ठीक है। सर आपके आशीर्वाद से आर्मी रेजिमेंट में सिलेक्शन हो गया है, वेरी गुड भाई सचिन कुमार साहब।
सचिन जी बहुत बढ़िया। सचिन साहब को इसी बात पे कॉल किया जाए, इनका सिलेक्शन हो गया है तो बहुत ही, वो भी आर्मी में हुआ है यार, बच्चा देश के लिए काम करेगा तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। सचिन साहब फोन रिसीव करिए। ये विक्रम कह रहे हैं सर हम क्या कौन सी रोटी खाते हैं, कुछ ऐसा लिखा था। भाई कॉल रिसीव कर लो अगर पहुंच रही हो तो। सर यू लुक्स लाइक वाओ। हाँ यार ये आजकल बड़ा चल रहा है, आजकल इंस्टाग्राम खोलो तो यही चलता है, लुकिंग लाइक अ वाओ है। सर आपका और हमारा सफर खत्म होने को आ गया है, बहुत दुखी हो रहा है। अच्छा बहुत दुख हो रहा है, क्या बताएं सर आपको। आपका ही फिजिक्स में कोई बैकलॉग नहीं है सर मेरा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बैच कितने स्टूडेंट हैं बता दो सर। आपका ये तकिया कलाम नहीं भूल सकते हैं, हार्ड स्पैम कर दो अगर सारी बात समझ में आ गई है तो। अच्छा तो पीयूष भाई थोड़ा सा सेंटी हो रहे हैं, लेकिन चेंज जो है वो जीवन का एक बहुत ही कांस्टेंट चीज है ना। चेंज इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, यानी कि लाइफ में चेंज हमेशा बेटा होता ही रहेगा, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहिए, है ना। थोड़ा सा इमोशनल फील होता है, अच्छी बात है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है यार, अभी तो मतलब विदाई होने में समय है यार, है अभी तो बारात भी नहीं आई है, अभी तो बारातियों ने खाया भी नहीं है, तुम विदाई की टेंशन अभी से लेने लग गए यार, काहे को इतना टेंशन लेना है। सर व्हाट इज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन का मतलब भैया किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो वर्क फंक्शन है ना। सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मैंने भी इस पे एक रील डाला था अभी, हाँ बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे बच्चों ने लाइक वाइक किया है उसको, खूब देखा था। रील क्या फोटो था एक बढ़िया सा हम लोग का। अच्छा ये भाई फिर से लिख रहा है बच्चा, अरे तुम टेंशन ना लो यार, जब तक है जान, जब तक है इंस्टाग्राम, जब तक है फेसबुक, सब कहीं ना कहीं बच्चे कनेक्टेड ही रहेंगे, है ना, क्या टेंशन है। सर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल surface is doubled, kinetic energy of the photoelectron is increased 2 times on doubling the frequency. Sir if frequency of the incident light on the metal surface doubled then kinetic energy is increased by 2 times, ठीक है, but sir it must be even more than 2 times because of work function. ओके ओके, देखो यहां पर उत्कर्ष ने एक क्वेश्चन कहा है, उत्कर्ष ने कहा सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल कर दूंगा सर तो क्या उससे काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी डबल करने पे। देखो बेटा एग्जैक्टली डबल नहीं होगी, वर्क फंक्शन का इफेक्ट वहां पर आएगा ही आएगा, राइट, वर्क फंक्शन का इफेक्ट यहां पर आएगा ही आएगा। सिलेबस कब खत्म होगा आदित्य भाई, इस साल हो जाएगा, टेंशन ना लो, है ना, इस साल हो जाएगा, साल हो जाएगा। गुरुजी दिवाली की हॉलीडेज कब से है, बेटा जहां तक उम्मीद है 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसा कुछ है, ठीक है, 10 से या 11 से ऐसा कुछ हो सकता है, देख लेना। चलिए हो गया, सबके डाउट देख लिए मैंने, खुश, आगे बढ़ा जाए भाई साहब। हाँ आपके इस बैच में बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं। चलो भाई अब जितना मैंने आपको, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या पढ़ा देखो जरा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस linearly with the frequency of the incident radiation but is independent of the intensity। मतलब आपको यहां पर यह बताने की कोशिश हो रही है कि ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ते हैं, लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी उससे बेटा इंक्रीज नहीं होती है। For frequency nu of the incident radiation less than threshold frequency, no photoelectron emission is possible, howsoever is the intensity of the incident radiation। यानी इंटेंसिटी को तुम चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ, अगर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर फोटोन की फ्रीक्वेंसी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है जो होनी ही चाहिए अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है।
ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। कुछ एक आध बच्चे का फिर से उसमें आया था कमेंट, सर वो ये लिख के ना लाया करो सर, आप ही लिख दिया करो। यार तुम लोग 12th क्लास में हो, अगर एक लाइन लिखी भी है, देखो बुक रीडिंग की हैबिट डाल लो अगर जीवन में, यानी पढ़ाई की लाइन से अगर आपको सक्सेस पानी है तो। क्योंकि जब कोई एक टीचर कोई चीज बताता है ना बेटा, टीचर किताब से, देखो हर टीचर ने कहीं ना कहीं बुक से स्टडी किया है या किसी ना किसी टीचर से स्टडी किया है, राइट, या अपने एक्सपीरियंस करते करते, जैसे 10 साल से पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें, एक मेरा अपना एक चीज सेट हो गया है कि इसको ऐसे बताना है, इसको ऐसे समझाना है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक चीज का एक सीक्वेंस सब टीचर के दिमाग में बेटा बना हुआ है, आपको भी अपने दिमाग में ये एक सीक्वेंस सेट करना पड़ेगा, ठीक। अब बात आई कि सर ये लिख के ना लाया करो, इसको आप ही लिख देते। अगर मैं यही सेम चीज, एक चीज बताओ, थोड़ा लॉजिकल सोचा करो यार तुम लोग, यही सेम लाइन अगर मैं यहीं पे लिख देता तो तुम्हें बड़ी खुशी मिल जाती क्या? किस बात की खुशी है भाई तुम्हें? सेम यही लाइन तुम चाहते हो मैं लिख दूं यहां पर, क्या लॉजिक है यार? तुम छोटे बच्चे थोड़ी ना हो 9th-10th के। आपका इस समय का एम क्या होना चाहिए? अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, बहुत कम टाइम में, जो दे दे वही बेस्ट टीचर है, और जो टीचर पढ़ाए वही पेपर में आए, वही बेस्ट टीचर है, राइट। आप ये सब चीजें मत सोचो कि सर ये 2 लाइन आपने लिख दिया किताब से या कहीं से भी, अब सर ये हमें लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसे भी बुक रीडिंग की हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं, अगर आज मेरी जैसे पढ़ाई कि लोग तारीफ करते हैं, मतलब अच्छी पढ़ाई मैंने की है, ठीक है, मैं हाई स्कूल इंटर में टॉपर रहा, मैं बीटेक और एमटेक में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा, तो कहने का मतलब अगर इतना हो पाया है तो मैं तो उसका श्रेय कहीं ना कहीं अपने जो टीचर्स हैं उनको तो देता ही हूं। उसके साथ मैंने हमेशा बुक स्टडी किया है, ऑलवेज बुक स्टडी। मैं आपको अपनी पुरानी कोई भी किताब दिखा दूं, सब में आपको अंडरलाइन मिलेगी, सब में आपको लगेगा कि किसी ने भाई इस किताब से कायदे से पढ़ाई की है। तो मैंने हमेशा बुक रीडिंग किया है। तो आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर अपने बेसिक्स को बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रांग करना है तो बुक रीडिंग से कभी भी भागो मत, पॉइंट्स को पढ़ने से भागो मत। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब यहां पे ये पॉइंट लिखा है तो सर हम भी एग्जाम में क्या इतना लिखेंगे सर, नहीं। आप इन्हीं चीजों को अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, और जितने आप में से सेंसिबल बच्चे हैं ना वो हर इस चीज को समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो सेंसिबल है जरा आज के इस लेक्चर पे कमेंट करके बताइएगा, ताकि बाकी बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेक्चर देख लेते हैं, उनको बढ़िया समझ में आ जाता है, लेकिन वो कुछ फीडबैक, कुछ ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं करते। लेकिन आज के लेक्चर में मैं आप सभी से कहूंगा, जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, जिनको हर एक चीज समझ में आ रही है, आज वाले लेक्चर में भाई एक बार जरा सब लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है, कि सब चीजें कैसी चल रही हैं आपकी। तो बाकी बच्चों को भी इस चीज का इंस्पिरेशन मिलेगा कि भाई केवल ये ऐसे नहीं है कि 20-30 बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं या 50-100 बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं केवल उन्हीं का है। भाई हजारों की संख्या में इस बैच में बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो बार बार मेरे को मैसेज वगैरह पर्सनली भेजते भी रहते हैं। तो मैं चाहूंगा वो लोग आज इस वीडियो पर कमेंट करके बाकी बच्चों को भी दिखा दे कि भाई सब अच्छा चल रहा है। और बाकी लोग अब टीचर के अंदर चेंज लाने की बजाय अपने को अपडेट करो। डोंट ट्राई कि अब शैलेंद्र सर ये इसको हट लिखना छोड़ दें, शैलेंद्र सर ऐसा कर दें वैसा कर दें। बात समझ रहे हो? टीचर को चेंज करने वाला टाइम गया बेटा, वो स्टार्टिंग का टाइम होता है, उस समय बता देते हैं। हालांकि देखो मैं जो भी करता हूं वो हमेशा आपका पॉजिटिव सोच के ही करता हूं। मैं कोई चीज अपने भले के लिए बहुत ज्यादा नहीं करता, अपना भला सोचता हूं नो डाउट, लेकिन उससे पहले टीचिंग में जब मैं आता हूं तो हमेशा मेरा एम्फसाइज इस बात पे होता है, कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो बच्चे को एकदम फील दिला दे कॉन्सेप्ट्स का। 4 लाइन मेरे को ज्यादा पढ़ानी पड़ेगी, 4 चीज ज्यादा पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके जाऊंगा। वरना आप खुद सोचो, मैं चाहता तो ये वाली स्लाइड उड़ा देता, क्या जरूरत थी इसकी बताओ तुम? यही सेम चीज मैं यहां पहले ही बोलो समझा चुका हूं कि नहीं समझा चुका हूं, बोलो। फिर भी मैं लेकर के आया, क्यों लेकर के आया? क्योंकि उधर समझाऊंगा, फिर इधर फिर से दिखाऊंगा, फिर से एक बार समझाऊंगा, थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा इसी बहाने, एक बार फिर से चीज पिछली क्लास में पढ़ाया ही था मैंने। अब वही सारी चीजें फिर लिखी हुई हैं, अगर मैं चाहूं तो मैं इसको उड़ा देता कि भाई ये तो मैं बता ही चुका हूं, अभी देखो अभी सारे पॉइंट बताएंगे, और ये सब पॉइंट मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूं, फिर भी लेके आया क्यों? वही सेम चीज तीसरी बार चौथी बार रिवाइज हो जाएगी। पिछली क्लास से लेके अभी तक ये जो पॉइंट्स बताने जा रहा हूं तीसरी बार बताऊंगा आपको। ये हर एक टीचर का अपना अपना स्टाइल होता है, उसमें तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हारा फायदा इस चीज में है कि तुम कैसे हर एक चीज को एब्जॉर्ब करोगे और अपने को इंप्रूव करोगे, बस। अब टीचर को इंप्रूव करने का छोड़ो यार,
तुम अपने पे अब फोकस करो बेटा, अब तुम्हारे पास समय नहीं है इस बात का। मेरी बात को बहुत पॉजिटिवली लेना, मैं कोई गुस्से उससे नहीं बोल रहा हूँ, एकदम मस्त हूँ, है ना। आप सभी से बहुत प्यार करता हूँ, आपके रिजल्ट के लिए मेरे को बहुत एक्सपेक्टेशन और बहुत दिली चाहत है कि आप लोग बहुत अच्छा करें। लेकिन अब दूसरे को अपडेट करना छोड़ो यार, तुम खुद को अपडेट करो, तुम खुद टॉप करो, वो अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं जो कर रहा हूँ मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, तुम्हारे लिए जो अच्छा होगा वो सब मैं यहाँ पे करूंगा, 100% करूंगा। उसके लिए कोई बच्चा टेंशन ना ले, बाद में तुम ये नहीं कह पाओगे शैलेंद्र सर ने ये नहीं कराया था। मैं वो हर चीज कराऊंगा जो एग्जाम में आएगा, ठीक। और इवन इस बैच में मैं आपको गारंटी लेके बोल रहा हूं, ये चीज बाद में भी आप इस क्लिप को सुनना देखना, जितना मैंने इस बैच में पढ़ाया है, इस साल के जेई मेंस के पेपर में, इस साल के नीट के पेपर में, 12th से रिलेटेड जो भी आएगा वो सब मैं इस क्लास में करा चुका हूं। ये गारंटी लेके बोल रहा हूं, नहीं तो पेपर आएगा देख लेना। ये बात मैं कई बार बोल चुका हूं इस बैच में आपके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी लोग को बस मेरी बात ध्यान से सुननी और समझनी है। अब जल्दी से बता दो अपना अपना ओपिनियन, है ना भाई। तुमको बस मस्ती से पढ़ाई करनी है यार, यस। मैं बहुत दिली ख्वाहिश है मेरी कि आप सबका अच्छा हो, अच्छा मार्क्स आए, अच्छे से टॉप करें आप सब लोग, राइट। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो भाई, थोड़ी एनर्जी अगर आपके अंदर है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, मैंने यहाँ क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लॉज बता दो। ये सारी चीज मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन लॉज जब डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप लोग को ऐसे ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, इसलिए यहां पर फिर से वही सब चीजें लाया हूं, पढ़ो जरा। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दोनों पॉइंट्स देखो आगे क्या, कि एक गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, पहली बात मटेरियल कैसा होना चाहिए बेटा, फोटो सेंसिटिव होना चाहिए। दूसरी बात फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ऊपर होनी चाहिए, ठीक है ना। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अनुराधा कह रही सर आपका आज मूड ऑफ क्यों है, भाई ऑफ ऑफ कुछ नहीं है, सब एकदम ऑन है, हाँ। कोई टेंशन नहीं है, मस्ती से है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये लैंग्वेज लिखने का जरा बेनिफिट समझो क्या है, जो टीचर तुमसे एक्सपेक्ट करता है कि तुम भी एग्जाम में वैसे ही लिखोगे। देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, जरा चेक करो मैंने भी लिखा है पीछे क्या, ये देखो लिखा है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लिखा है। सेम यही चीज पिछली क्लास में भी लिखा था जब समझाया था ये वाला ग्राफ, तो उस वाली स्लाइड पे भी जाके देख लेना, सेम चीज ऐसे ही लिखा हुआ है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनसे पूछा गया लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बता दो, उन्होंने धड़ से लिखा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। पॉइंट बिल्कुल सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टीचर इसमें पूरे नंबर तुम्हें नहीं देगा, कभी नहीं देगा। बोर्ड वाला टीचर होगा तो पूरे नंबर कभी नहीं देगा। यही चीज जेई नीट की बात होती तो जेई नीट में बस इतना ही दिमाग में रखना है कि इंटेंसिटी करंट के प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे करंट बढ़ जाएगा। ये बात जेई नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन जब बात बोर्ड एग्जामिनेशन की आती है मेरे प्यारे बच्चों, तो लिखना पड़ता है, लिखना पड़ता है। और लिखने में देखो कैसे लिखा गया, फॉर गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल, पहले मटेरियल की भी बात कर दी कि मटेरियल कैसा होना चाहिए, फोटो सेंसिटिव, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी फ्रीक्वेंसी जो है इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या उसके बराबर होनी चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, करंट नहीं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये स्टाइल जो लिखने का है, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये देखो सैचुरेशन करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एक ही बात है। फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड हाउसोएवर इंटेंसिटी इज हाई, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात बता रहे हैं, और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी तो मैं पहले ही बता चुका था, लेकिन एक अच्छे लैंग्वेज में चीजों को बता रहे हैं।
कि कोई गिवन फोटो सेंसिटिव मटेरियल है, एक सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे एक भी इलेक्ट्रॉन निकलने वाला नहीं है, जिसके ऊपर ही सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उसी फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल और इक्विवेलेंटली द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन। अब देखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है और मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन होता है। क्लियर? यानी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और नेगेटिव होता जाएगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो के मैक्स ईवी नॉट के बराबर बेटा होता है। ठीक है, द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, मतलब फोटॉन्स का आना और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना, इसमें कोई टाइम डिले नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। राइट, देयर विल बी नो टाइम डिले इन इंसिडेंस ऑफ द फोटोन एंड रिमूवल ऑफ या इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। कोई टाइम डिले नहीं होगा, यानी 10⁻⁹ सेकंड से भी कम टाइम लगता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि लगता ही नहीं है भाई। 10⁻⁹ सेकंड, समझ रहे हो? बहुत 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 एक्सट्रीमली कम टाइम लगता है, इसलिए यही बोलो कि लगता ही नहीं है। क्लियर है बेटा? ठीक है, सो दीज आर 4 लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कभी भी पूछे यही 4 पॉइंट्स लिखने हैं, लेकिन जैसी लैंग्वेज में है बेटा कोशिश करो वैसी ही लैंग्वेज में तुम पूरी पूरी बात लिखो, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं इन्हीं चीजों। क्लियर? चलो, नेक्स्ट है फेल्योर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। देखो, इसके पहले जो वेव थ्योरी चलती थी, जो वेव ऑप्टिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें और उसके फेल होने का मतलब मेनली कारण क्या है, वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। देखो, यहां पर आपको उस चीज का अच्छा एक एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि वेव थ्योरी को हम क्यों फेल मान रहे हैं। वो भी कौन सी वेव थ्योरी? जो पुरानी वेव थ्योरी चल रही थी। ठीक है, उसकी बात करते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी when wave front of the light strikes a metal surface, कह रहे हैं जब वेव फ्रंट किसी मेटल सरफेस पर आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सरफेस एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी कंटिन्यूअसली। कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। याद करो, मैंने भी तुमको एक एनिमेशन दिखाया था ना जिसमें वो फ्रेंच में कुछ लिखा था, जहां पे ऐसे वेव फ्रंट आ रहा था, जैसे जैसे सरफेस पे आ रहा था यहाँ वाले जो पार्टिकल्स थे वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। द फ्री इलेक्ट्रॉन एट द मेटल सरफेस एब्जॉर्ब एनर्जी ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले जाओगे, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी आप बढ़ाते चले जाओगे, ग्रेटर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ेगा, एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द वेव विल आल्सो इंक्रीज। क्योंकि आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है बेटा। जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, और एनर्जी डेंसिटी जो है वेव का वो भी बढ़ता जाएगा। एनर्जी डेंसिटी याद आ रहा है ना, यू ई और यू बी करके मैंने बताया था। तो एनर्जी डेंसिटी को स्मॉल यू से डिनोट करते हैं, वो एनर्जी डेंसिटी भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। एक हेंस हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन विद द ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। यानी कि पुरानी थ्योरी के हिसाब से, पुरानी थ्योरी यानी पिछले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स में सारा इंपॉर्टेंस बेटा किसको दिया गया? इंटेंसिटी निकालने में। याद करो, पिछले चैप्टर में खूब इंटेंसिटी निकाली गई है, फ्रीक्वेंसी की तो कहीं बात ही नहीं की गई। वहां पे बार बार इंटेंसिटी पर फोकस था कि इंटेंसिटी बताओ यहां कितनी होगी। देयर वॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, राइट? तो वहां पर इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? इंटेंसिटी को दिया गया। तो पहले क्लासिकल वेव थ्योरी में यह माना जाता था कि अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता चला जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का जो एम्पलीट्यूड है वो एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, उनकी एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, और अगर एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाएगी तो केवल इंटेंसिटी बढ़ाने से एक समय ऐसा जरूर आएगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा। देखो, आज की थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ये कहती है, जो मैंने आपको शुरू से पढ़ाया कल से लेकर आज तक, जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो मॉडर्न थ्योरी थी। क्या? कि भाई जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला फोटोन होएगा तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। लेकिन पुरानी थ्योरी के हिसाब से सारा इंपॉर्टेंस किसको दिया गया? इंटेंसिटी को। पुरानी थ्योरी में कह रहे हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ती जाएगी, और अगर एनर्जी बढ़ती जा रही है तो कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा।
राइट। तो कह रहे हैं देखो, हेंस हायर इंटेंसिटी शुड लिबरेट फोटो इलेक्ट्रॉन विद अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। बट प्रैक्टिकल क्या कहता है, बट this is contrary to the experimental result that maximum kinetic energy of the photoelectron does not depend on the intensity of the incident radiation। यानी कि हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि सर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात एकदम बिंदास क्लियर है? जल्दी से बेटा बता दो, क्या ये बात एकदम बिंदास क्लियर है? फटाफट सभी लोग इस बात को बता दो। दूसरा पॉइंट है, नो मैटर व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज, a light wave of sufficient intensity should be able to impart enough energy required to eject the electrons from the metal surface। यानी कि उस जमाने में यही माना जाता था कि फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, अगर इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे भाई साहब तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। राइट, ये लोगों की सोच थी उस समय। द एनर्जी ऑफ द लाइट वेव इज स्मूथली एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स एडवांसिंग वेव फ्रंट। Each electron intercepts an insignificantly small amount of this energy, so it should require a finite time to escape from the metal surface, but actually it is spontaneous। कहने का मतलब पुरानी थ्योरी के हिसाब से कि भाई साहब वेव फ्रंट आएगा, वेव फ्रंट से एनर्जी एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद अगर वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो निकलेगा। तो कहने का मतलब इस प्रोसेस में पहले इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा फिर वो निकलेगा। ठीक है। आदित्य कह रहे हैं सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई तुम्हारा ऊपर वाला माला खाली है, क्या करें हम बताओ तुम? आदित्य भाई कहाँ हो तुम? आदित्य सिंह तनवर, इनको फोन किया जाए, इनकी थोड़ा सा काउंसलिंग किया जाए पहले, है तब ना इनको समझ में आएगा कुछ। आदित्य साहब कृपा करके फोन उठाने का कष्ट करें। है आदित्य सिंह तनवर साहब, फोन उठाने का कष्ट करें, जरा मैं देखूं तो। क्यों नहीं समझ में आ रहा है आपको? कह रहे सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बताओ जरा, उठाओ उठाओ फोन उठाओ। अब काहे शर्मा रहे हो भाई? उठाओ फोन उठाओ, मन की तमन्नाएं तो बताओ यार, मैं डांट नहीं रहा हूं, एकदम आराम से बताओ। जैसे अब एकदम से तुम सो के उठे चले आए, सर कुछ भी समझ में नहीं आया। अबे ऐसे थोड़ी ना होती है पढ़ाई। पिछली क्लास अच्छे से किए हो कि नहीं किए हो, समझे हो कि नहीं समझे हो, आज की क्लास स्टार्ट करते ही पहले पिछली क्लास का पूरा रिवाइज कराया भाई, उसके बाद आगे की बात कर रहे हैं। अभी भी तुम अगर बैलों की तरह बोल रहे हो कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है? एक आयुष आया है, आयुष को बुलाते हैं। ये बच्चों ने एक तरीका निकाल लिया, ऐसा बोलेंगे तो सर फोन करेंगे। रुको आयुष को मिलाते हैं जरा। तो कहाँ गया ये आयुष? सर ये तरीका बढ़िया है, सर से बोलो कुछ समझ में नहीं आया तो सर जो है फोन मिलाएंगे। आयुष कहाँ है जरा देखें, ये है। हाँ आयुष भाई बताओ जरा, उठाओ उठाओ जल्दी से उठाओ। हाँ अब सब बहुत सारे लोग आ गए। सर अब हमें, सर अब हमें, सर अब हमें फोन करिए। अबे उठाओ ना आयुष, अब क्या हो गया है? बताओ तो क्या नहीं आया? अरे एक शैलेंद्र पांडे भी दिखाई पड़ रहा है कोई। कहाँ है शैलेंद्र पांडे? इसमें है कोई? ये शैलेंद्र पांडे कौन हो भाई तुम? हैं? तुम क्या मतलब पैरेलल यूनिवर्स से आए हो मेरा नाम लेके? जल्दी से कनेक्ट हो जाओ यार, तुम लोग शर्मा रहे हो गधों। तो शैलेंद्र पांडे, शैलेंद्र पांडे आइए बात करते हैं। भाई क्या ये शीशा तो नहीं आ गया? शैलेंद्र पांडे को फोन मिलाओ तो पता चला शीशा खुल जाए। हाँ अपनी थोड़ा देख लो। शैलेंद्र पांडे साहब सम्मान तो देना बनता है यार। शैलेंद्र पांडे साहब थोड़ा सा अपना, अरे अपना अंगूठा अंगूठा हटाओ भाई कैमरे के आगे से, थोड़ा सा दर्शन दीजिए आप मुझे। मैं आपके दर्शन के हेतु बहुत ही ज्यादा इच्छुक हूं। जल्दी से दर्शन दे दीजिए प्रभु।
भाई क्या हो गया भाई? ये क्या किताब दिखा रहा है? कॉपी दिखा रहा है? एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अरे वाह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखो शैलेन पांडे नाम का लड़का है तो अच्छा ही होगा, है? अब भाई अपना शक्ल भी दिखा दो, डायग्राम भी बनाए, अरे वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भाई झलक दिखला जा। पढ़ाते तो मस्त हो, और आगे? भाई शक्ल तो दिखा दो। अरे गायब हो गया। यार ये शैलेन पांडे जो है, मैं आपको बताऊं, मैं इस समय जितने भी बैचेस में पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं इस समय जितने भी बैचेस में पढ़ा रहा हूं, हर बैच में एक शैलेन पांडे जरूर है। हाउ इज दैट पॉसिबल? हर हर बैच में एक शैलेन पांडे है, और बस ऐसे ही वो बार बार जो है कमेंट करता रहेगा। अब देखो गायब हो गया। जैसे पढ़ाते तो बढ़िया हो, गायब हो गए। अरे भाई थोड़ा शक्ल दिखा देते, क्या हो जाता तुम्हारा? तो दिस इमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस, ऐसा तुरंत होता है। क्या? हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चाहते तो ये भी ना लिख के लाते, क्योंकि यही आइंस्टाइन का ही थ्योरी हमने आपको पढ़ाया है ना? टाइम ट्रेवलिंग हो रही है, हो सकता है कि वो शैलेन पांडे, हो सकता है किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का है ना, हो सकता है। कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ है तो हमारा शिष्य ही, ये हम मान रहे हैं, अच्छी बात है। हम कोई गुस्से में थोड़ी ना थे भाई, वो बेचारा वैसे ही डर गया फर्जी में। अरे मान लो आपने मेरा नाम लिख भी दिया है तो क्या ही फर्क पड़ता भाई, ऐसा तो है नहीं शैलेन पांडे बस मैंने आईएसओ पूरा वो प्रमाणित करा रखा है कि नहीं नहीं मेरा ही होगा। ये कोई भी हो सकता है कोई भी लप्पू सा हो सकता है जो शैलेन पांडे नाम का है। है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइंस्टाइन साहब की ही थ्योरी का बात मैंने किया है, वही सब फिर से लिखा हुआ है जो मैं आपको समझा चुका हूं खूब डिटेल में। इसलिए ये आपका होमवर्क है कि आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब मैं बहुत अच्छे से बड़े प्यार से मैं आपको समझा चुका हूं, कोई इसमें नई बात नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैं कल से लेके आज तक 3-4 बार बता चुका हूं कि जो भी फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में यूज होगी, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। क्लियर है भाई? हाँ हाँ, रिया नाम के भी बहुत लोग हैं, ठीक बात है। चलो भाई, तो हमारे सामने ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक प्रश्न आ गया है। कह रहे हैं व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज एनर्जी इज 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहे हैं कि अगर ये एनर्जी है तो जरा फोटोन की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। हाँ, अब आदर्श भी आ गए हैं सर जी, आज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कलाकार। चलो बेटा सॉल्व करो, सॉल्व करो। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फोटोन हुज एनर्जी इज दिस? बेटा किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है अगर एनर्जी गिवन है। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला भाई साहब एच न्यू के बराबर होता है। अगर एनर्जी है 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स के बराबर, और प्लैंक्स कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी जा रही है। तो 6.6 को इससे काटोगे यार लगभग 10 आ जाएगा, ये तुम्हारा 16 बन जाएगा, इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, ये 10⁻⁻34 हो जाएगा। तो भाई साहब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू तो दिख रही है अब मेरे को, आपको पता नहीं दिख रही कि नहीं दिख रही है। जल्दी से सॉल्व कर दो भाई, अब तो कर लेना यार। अमृता बेटा करेंगे करेंगे, अमृता लोखंडे, करेंगे करेंगे। आंसर इट आंसर इट आंसर इट।
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी ना 16 इंटू 10 की पावर 34 में से 19 घटाएंगे भैया कितना आएगा 15। सही आना चाहिए कुछ 1.6 10 से डिवाइड 10 मतलब 16 हो जाएगा भाई 1.6 इंटू 10 की पावर 16 यानी कि सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिंदास सही है। आइए देखते हैं कितने प्रतिशत भारतीयों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। केवल 23%, बाकी तो सब गधे बैठे हैं इस बैच में। अबे 41% ये कहां से आ गया भाई? है क्या भांग वांग खा के करते हो तुम लोग भाई? सिंपल सी चीज है यार, तुम लोग जबरदस्ती गलत करते हो यार। अनवी जोशी, ये नाम तो पहली बार देख रहा हूँ। मुरारी, तुषा, अब्दुल रहमान, रवि सोलंकी, इसमें खाली रवि का नाम मैंने सुना है, बाकी लोग तो पहली बार दिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन है बेटा। किसी भी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, उसका फॉर्मूला एच न्यू के बराबर होता है। बाकी भाई न्यू निकालना था, निकाल लो, एच की वैल्यू रख दो, आ जाएगा। ठीक, ये देखो 1.6 इंटू 10 की पावर 16, सी वाला सही है तुम्हारा। नेक्स्ट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर इमिटेड इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट। पावर की वैल्यू भी हमें पता है। हमसे कह रहे हैं व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी पता है बेटा तो एनर्जी तो आई जाएगी एच न्यू के बराबर, राइट। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एवरेज आर इमिटेड बाय द सोर्स। कितने फोटॉन्स पर सेकेंड इमिट होंगे बाय दैट सोर्स, उस सोर्स से कितने फोटॉन्स इमिट होंगे। चलो पूरे मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूं, पूरी ईमानदारी से आप सभी लोग सॉल्व करो। आदर्श भाई तुम्हारा ऊपर वाला माला खाली है, कोई क्या कर सकता है? पढ़ना तो चाहते नहीं हो है? अब नहीं वीडियो कॉल करूंगा नालायक। बेटा मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब होता है वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ वाला जो लाइट होता है वो मोनोक्रोमेटिक है। तो सबसे पहले एनर्जी बतानी है, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। भैया एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, राइट। तो एच की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर -34। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्स। तो ये 6.6 इंटू 6 हो जाएगा 36 3 39, 39.6 इंटू 10 की पावर -20 जूल्स के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3.96 इंटू 10 की पावर -19। तो 3.9 वाला ऑप्शन, ये दो है। ठीक है, मतलब इन्हीं दो में से कोई एक आंसर होगा। ये सबसे पहला पार्ट हो गया भैया, एनर्जी हमने निकाल लिया। फिर हमसे कह रहा है हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर इमिटेड बाय दिस सोर्स। कितने फोटॉन्स पर सेकेंड बेटा निकल रहे हैं बाय दिस सोर्स। देखो पावर हम लोग को गिवन है, पावर का मतलब होता है ना टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक, एनर्जी का मतलब देखो एनर्जी फोटॉन्स की है ना, तो एक फोटॉन के पास एनर्जी अगर एच न्यू के बराबर है और टोटल एन फोटॉन्स हैं, तो बेटा एन टाइम्स एच न्यू हो गया डिवाइडेड बाई टाइम हो गया। आपसे यही एन बाई टी पूछ रहा है। एन बाई टी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, दैट इज इक्वल टू पावर अपॉन एच न्यू। तो बेटा पावर की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -3, और एच न्यू भी हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, दैट इज 3.96 इंटू 10 की पावर -19। तो आप लोग देख सकते हैं। देखो यार ये मोटा मोटा 4 दिखाई पड़ रहा है, तो 2/4 का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10 की पावर -16। तो 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, तो 5 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर कितना 15 आ जाएगा। सही है, 5 इंटू 10 की पावर 15 आ जाएगा, राइट। यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। इज इट क्लियर? अरे वाह, 60% लोगों का सही है। ऋतुराज मिश्रा, ईशा चौधरी, दिव्यांश त्यागी, सत्यम कुमार और डार्क नाइट। ये डार्क नाइट वही है क्या जो रील बनाता है? क्यों भाई, ये डार्क नाइट वही है क्या, रील्स बनाता रहता है? अच्छा, एक बनाता है ना टीचर्स का, वो सब रील्स बनाता है कट कर करके, वही है क्या डार्क नाइट? भाई साहब जरा एक बार बता देना तो। N/T। चलो, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, बेटा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। ये आपको क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है? करेंगे आस्था, अभी क्लास हो जाने तो फिर कॉल वॉल करेंगे बेटा। देखो ये आपके सामने सब सॉल्व है, वैसे मैं भी सॉल्व करके बता ही चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5% ऑफ द एनर्जी सप्लाइड टू एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब इज रेडिएटेड एज विजिबल लाइट। कह रहे हैं कि अगर 5% जो एनर्जी है वो विजिबल लाइट के रूप में रेडिएट हो गई है, हाउ मेनी विजिबल लाइट फोटॉन्स आर इमिटेड बाई 100 वॉट बल्ब। कह रहे हैं 100 वाट के बल्ब से कितने फोटॉन्स इमिट होंगे। Assume wavelength of all visible photons to be 5600 angstrom and given h as this। वेवलेंथ हमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, पूरे पूरे 2 मिनट का समय मैं आपको फिर से दे रहा हूं। प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के ही जैसा क्वेश्चन है। एक ने लिखा सर इतना अच्छा इग्नोर क्यों करते हो आप? अरे अनुराग भाई, कहाँ इग्नोर कर रहे हैं हम तुम्हें? तुम्हारे लिए तो देखो गाना है एक, कौन सा? तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। कहाँ इग्नोर कर रहे हैं भाई, तुम्हारे लिए गाना तक गा दिया। आप बताओ और क्या, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या है? आंसर करो गधों, बातचीत में लगे हो। 5% of the energy supplied to an light bulb is radiated as visible light. How many visible light photons are emitted by 100 watt bulb? बेटा 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, वेवलेंथ हमें पता है, और 56 एंगस्ट्रॉम। एक चीज सोचो, पावर जो है वो n टाइम्स hc/λ होता है। भाई n टाइम्स पावर का मतलब क्या हो गया? पावर का मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, राइट। एनर्जी क्या है? n टाइम्स h न्यू अपॉन टाइम। तो हमसे यही तो पूछ रहा है भैया, पावर गिवन है, पावर की वैल्यू है 100 वाट, और उसका भी 5% है बेटा, तो 100 वाट का पहले 5% निकाल लो, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, यही हमसे पूछा जा रहा है भैया। और एच न्यू को हम hc/λ लिख सकते हैं, hc/λ लिखा जा सकता है, ये कट जाएगा। n/t हमें निकालना है, दैट इज 5 टाइम्स लेमडा अपॉन hc। तो 5, वेवलेंथ कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 5600 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई एच सी। एच क्या है भैया? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁹ राइट है। अरे हर्षित कह रहे हैं सर ये इनकैंडेसेंट का मतलब क्या? है काहे को इतना डिटेल में जाना है भाई, लाइट है बस, बल्ब है, बल्ब है, बात खत्म हो गई। क्वेश्चन में इतना टेंशन ना लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार जो टीचर होता है ज्यादा ज्ञान झाड़ देता है, क्या ही करना भाई, हम ग्रामर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हमें पता ही होना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। 5 इंटू 5600 28,000, ठीक, डिवाइड बाई 6.6, फिर से डिवाइड बाई 3, तो ये बन जाएगा बेटा 1414 इंटू 10 टू दी पावर, देखो 10 टू दी पावर, अब वो
10 पहले से था, 9 भी आ गया और 19 हो गया। ठीक है, 19 में से हम 34 घटा देंगे तो 15 आ गया, राइट। ये 15 हमारा बेटा पॉजिटिव का हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन देखो कौन सा है, 1.43। ठीक है, चलेगा। 1.414 इंटू 10⁻, 1000 से डिवाइड, 1000 से मल्टीप्लाई, 18। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? इला कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा। 19, 20, 21, 22 है यहाँ तो। क्या गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ है क्या? पावर की वैल्यू है भाई साहब 100 वाट के बराबर है। रेडिएटेड बाई विजिबल लाइट हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड बाई 100 वाट बल्ब। 100 वाट का बल्ब में पावर 5% था वैसे भी, तो 5 हो गया। ठीक है, N/T हमें निकालना था, 5 λ/hc। वेवलेंथ था 5600 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू लैम्डा 5600। सही है, H भी सही है यार। H की वैल्यू ठीक है 6.6 तो हमने ले ही रखा है, चलेगा। इंटू 3 × 10⁹, ये भी सही था यार। फिर गड़बड़ क्या हो गया इसमें? चलो चलो एक बार और देख लेते हैं। 5600 इंटू 5, 28000 बटे 6.6 बटे 3, 1414। ठीक है, इंटू 10 की पावर, यहाँ पे भाई 10 है और ये 9 ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, -19 और 34। 34 -19 करेंगे तो 15 आएगा, वो भी सही है। 1000 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी सही है यार। ये क्या लोचा है इसमें? 1.43 इंटू 10⁻19। वेवलेंथ गिवन है, करेक्ट है। एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है hc/λ, हम लोगों ने भी यही किया है भाई, ये भी सही है। 5 जूल भी हम लोग का सही है, 5 बटे ये का सोचा है बेटा। और जूल है तो 5 हो गया, 5/10। अपने में कहाँ गड़बड़ है भाई? आज जूल हम लोगों ने भी किया है, 5/hc/λ। अला, अब समझ में आया। तुम लोग की संगति देख लो कितनी खराब है। हाँ, तुम लोग की संगति देखो, बचपन में मुझे सिखाया गया था, बचपन में मुझे सिखाया गया था, हाँ, कि अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। ये मुझे बचपन से सिखाया गया था, लेकिन मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। आप लोगों का जो है संगति का असर देखो। स्पीड ऑफ लाइट जो यहाँ पे 3 × 10⁸ होती है, जो सपने में भी आदमी गलत नहीं कर सकता,
वो तुम लोग की संगति में मैंने गलत कर दिया। देख रहे हैं आप लोग? अरे राम राम राम, इतना बड़ा पाप हो गया मुझसे। कैसे इस पाप का अब समाधान होगा भैया? हैं? तो ये अल्टीमेटली बेटा 19 आएगा। हाँ, भाई मैं कहूँ ऐसा क्या हो गया? देख लो, ये आप लोगों की संगति का असर है खाली, और कुछ नहीं है। तो ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल बिंदास सही है। राइट, हाँ, संगति आपकी बड़ी खराब है। एक कह रहा सर डोंट ब्लेम अस। हाँ, 34% बच्चों ने देखो सही किया है। बाकियों की संगति में हम थोड़ा ज्यादा थे, इसीलिए मामला गड़बड़ हो गया है ना। जितेश कुमार, ये है इल्मा खान, ऋषिकेश यादव, सर्व और उत्कर्ष राठी। बेटा आई थिंक इतना एकदम मस्त समझ में तो आ गया होगा ना? हाँ, समझ में आया ना? यार देखो, क्वेश्चंस में ऐसे ही देखना चाहिए, आप लोगों को भी जूझना चाहिए। कहीं भी कोई गलती है तो उसको ढूंढो, क्या गलती है, क्या हमने गलत कर दिया है ना। तो हम लोगों ने भी देखा जब 2-3 बार, तब जाकर मेरे भी दिमाग में आया कि भाई साहब सी जो है ये वैल्यू हमने गलत कर दिया, बाकी तो सब सही लिखा हुआ है। फिर भी मैं सोच रहा था जब सब सही है तो आखिर गलत कैसे हो गया यार। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा प्यारा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा एक और है। हाँ। है ना, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है। ठीक है, आप लोगों की संगति से थोड़ा दूर चल रहे हैं, इसीलिए आप लोग का मुंह हमने बंद करा दिया है। हाँ, सुन लो जरा, सुन लो, सुन। बस ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, ओवर कर रहे हैं। ये आज की क्लास का, चलो आखिरी क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। राइट, देखो, वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम इज दिस। बेटा सीजियम का वर्क फंक्शन जो है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। कह रहे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दो सीजियम की। देखो वर्क फंक्शन जो होता है वो एच न्यू नॉट के बराबर होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी न्यू नॉट पूछ रहा है, दैट विल बी वर्क फंक्शन अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट। वर्क फंक्शन है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना जूल में। तो हम 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करेंगे, और 6.6 इंटू 10⁻34 से और डिवाइड कर देंगे। तो आ जाओ पहले इसको मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा दूं। 2.14 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिवाइड बाई 6.6। तो ये वैल्यू तुम्हारी आ गई 0.519 इंटू 10 टू दी पावर 34 पॉजिटिव का हो जाएगा, और 19 बेटा निगेटिव का हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 5.19 इंटू 10 की पावर कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये बनेगा 14। ठीक है, इतने हर्ट्ज के बराबर ये इसकी बेटा थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई है। दिस इज इट्स थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। राइट, फिर सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ दिस। यानी कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है 0.60 वोल्ट के बराबर, अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, राइट, तो हमसे ये कह रहे हैं कि भाई वेवलेंथ बता दो इंसिडेंट रेडिएशन का। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया क्या, एच न्यू बराबर वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है, तो हम स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को लिख रहे हैं, दैट इज ई वी नॉट। राइट, तो एच न्यू, तो सॉल्व करते हैं, आइए इसको। ये तुम्हारा एच सी बाई लेमडा बन जाएगा, इज इक्वल टू वर्क फंक्शन कितना है भाई, दैट इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन है, और 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर हो गया भाई। ठीक, तो ये 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया एच सी बाई लेमडा। तो बेटा वहां से वेवलेंथ निकालोगे ना, दैट विल बिकम एच सी अपॉन 2.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.6 इंटू 10⁻19 और हो जाएगा। राइट,
एच और सी की बेटा वैल्यू हम रखेंगे। एच होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.74 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आइए इसको करते हैं सिंप्लीफाई। तो बनेगा 6.6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.74 डिवाइडेड बाई 1.6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है 4.516 इंटू 10 टू दी पावर -34 है, और 8 उससे जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बना 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻19, तो बनेगा 4.5 इंटू 10 ये भी बेटा ऊपर जाएगा तो -7 आएगा। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, इतने मीटर के बराबर ये वेवलेंथ निकल कर आ गया। क्लियर है? देख लो, ये बोलो आपको समझ में आ गया है? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये क्वेश्चन बेटा क्लियर है आप सभी को? सबसे पहले वर्क फंक्शन गिवन था, वहां से हम लोग ने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल लिया है, उसको एच न्यू नॉट के बराबर करो, न्यू नॉट की वैल्यू यहां से निकाल डालो। ठीक है, फिर क्वेश्चन में ये हमें कहना है, या क्वेश्चन में ये हमें गिवन है कि भैया वेवलेंथ निकालो लाइट का अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.60 वोल्ट के बराबर है, तो बस एच न्यू जो है वो वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट के बराबर होता है। बेटा वैल्यूज उठा के धर दो खाली बस तुम। यही सिर्फ दो फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन था। पहला फॉर्मूला ये रखा है वर्क फंक्शन का, दूसरा फॉर्मूला वो रखा है। इस चैप्टर में बहुत ही गिने चुने फॉर्मूले हैं, आपको भी पता है, राइट? बहुत ही गिने चुने हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क में भी एक क्वेश्चन है बिल्कुल उसी तरीके का, एक ही क्वेश्चन अभी फिलहाल मैंने दिया है, बाकी आपको डीपीपी सॉल्व करना होगा। सेम तरीके का क्वेश्चन है, पावर वाला ही क्वेश्चन है, राइट? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। पिछली क्लास में आप लोग कह रहे थे ना सर थोड़ा सा टाइम देख लो सर, कल वाली क्लास थोड़ा 2 घंटे की हो भी गई थी यार, है ना? लेकिन अभी देखो मैंने आज की क्लास एकदम राइट टाइम मैंने ओवर कर दी है। तो आज की क्लास में 3 ही क्वेश्चन मैं पूछ पाया आपसे। तो ऋषिकेश है, समीर है, रॉयल दीपक है, सूरज है, सिद्धार्थ, ईशा, लीना, मनीषा, भुकाल, रोहित, अच्छा, और अनवी जोशी। ठीक है, ये सारे बच्चे भी हमारे यहाँ पर है। तो हम लोग करने वाले ट्राई देख कर रहे हैं भाई एक बार, अगर कनेक्ट हो गया तो अच्छी बात, नहीं कनेक्ट हुआ विल डी एंड दिस क्लास। हम्म, देखते हैं भाई कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। कुछ कुछ लैग हो रहा है ना? हाँ, वो नेट की वजह से हो सकता है कनेक्ट ना हो पा रहा हो, बट एक बार कोशिश कर लेते हैं ना, क्या पता कनेक्ट हो जाए, क्या पता कनेक्ट हो जाए। अमृता लोखंडे,
एम आई ऑडिबल? हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल इन? हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। लेकिन आप दिख नहीं रहे हो मुझे। अच्छा, मेरा नेट गड़बड़ चल रहा है इसलिए। बाकी बच्चों को दिख रहे हैं क्या अमृता? हाँ, अभी आ गए। अमृता बेटा, कहाँ से हो? कहाँ से हो, कहाँ के रहने वाले हो? महाराष्ट्र, ओके ओके ओके। अरे हाँ, आपके इलाके में तो क्या कह रहे बेटा? आज थोड़ा यहाँ का इस स्टूडियो का, हाँ, कनेक्शन लॉस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग फिर कभी कनेक्ट करेंगे। एक्चुअली मैं इस भूतिया स्टूडियो में हूँ और यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है यार। पिछले कई क्लासेस से जो है, कई दिनों से जो है ये दिक्कत है। इसके लिए कंप्लेंट मैंने कर दिया है। लेकिन दिवाली के बाद से जो हम लोग की क्लासेस होंगी ना, दिवाली के बाद से जो हम लोग की क्लासेस होंगी वो एकदम नए स्टूडियो में होगी। एकदम वीआईपी तगड़ा स्टूडियो मैंने बनवाया है और मजा आएगी। मतलब वहां पर क्लास करने में मजा आएगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बढ़िया हो गया, ये वीडियो कॉल भी एकदम चकाचक होगा। ठीक है, बहुत जल्दी, यानी कि नेक्स्ट जो आपका वीक होगा उसके बाद से जो क्लासेस होंगी एकदम परफेक्ट क्लास होंगी। ठीक है, चलिए जाते जाते एक शायरी आप लोग को सुना देते हैं और फिर हम लोग क्लास को करते हैं ओवर। तो अर्ज किया है, हाँ ध्यान से सुनना भाई, सब लोग ध्यान से सुनना। अर्ज किया है, दिल में रखे हैं हमने बड़े एहतराम से। एहतराम मतलब बहुत ही सेफ्टी से जब हम किसी चीज को रखते हैं तो उसको एहतराम कहा जाता है। दिल में रखे हैं हमने बड़े एहतराम से, जो गम दिए हैं आपने मोहब्बत के नाम से। दिल में रखे हैं हमने बड़े एहतराम से, जो गम दिए हैं आपने मोहब्बत के नाम से। आज गुजरे हैं हम जिंदगी के उस मुकाम से। आज गुजरे हैं हम जिंदगी के उस मुकाम से, नफरत सी हो गई है वो इस मोहब्बत के नाम से। तो आप सभी के साथ भी ऐसा ही हो जाएगा भाई साहब, है ना? हाँ, तो इश्क मोहब्बत में कतई पढ़ना नहीं है। ये जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का है, मौज मस्ती का है, उसके साथ पढ़ाई करने का है। कतई इश्क मोहब्बत प्यार में कुछ भी धरा नहीं है, कटना ही है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। कल इस चैप्टर को हम लोग कर देंगे पूरी तरीके से ओवर, राइट? चलिए।